तो दोस्तों आज हो गया 4 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस ने शायर इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से बुधवार को जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इमरान प्रतापगढ़ी की नियुक्ति की है। प्रतापगढ़ी ने नदीम जावेद की जगह ली है। इमरान प्रतापगढ़ी पेशे से शायर है और पिछले कई चुनाव में वो कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभा चुके हैं। आपको बता दें कि एक और जहां कांग्रेस पार्टी ने 4 नए सचिवों की नियुक्ति की है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के उर्दू कवि इमरान प्रतापगढ़ी को नदीम जावेद की जगह कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे हैं और मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव में हार गए थे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में 4 सचिव नियुक्त किए हैं, जबकि एक सचिव का कार्यभार बदल दिया गया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित बयान दे रहे बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी की अनुशासन कमेटी ने नोटिस भेजा है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने पर अब बीजेपी ने एक्शन ले लिया है। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने टुन्ना पांडे को नोटिस भेज जवाब मांगा है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि इधर धुरंधर के बीजेपी एमएलए करणजीत सिंह उर्फ बयास सिंह ने टुन्ना पांडे के दिए गए विवादित बयान पर कहा कि लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है, ये बड़े लोगों की बात है, संगठन समझे। अगर जिले के बीजेपी अध्यक्ष का कुछ ऐसा बयान होता तो वो कुछ करते हैं। आपको बता दें कि दरअसल सीवान से बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद जेडीयू के नेताओं ने नाराजगी जाहिर भी की थी और इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से उनकी शिकायत की थी। इससे पहले फिर एक बार बीजेपी एमएलसी का विवादित बयान सामने आ गया था कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भिजवाकर दम लेंगे, चाहे जो भी हो। आज की तीसरी बड़ी खबर, देश में कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ लोगों की जान जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे आम लोगों को इस कदर झकझोर कर रख दिया है कि उसके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपको बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट की माने तो कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगार दर मई में 12% रही, जबकि अप्रैल में ये 8% थी। आपको बता दें कि इधर कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने बढ़ी हुई बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोला है। राहुल गांधी ने इसके लिए मोदी सरकार से सवाल भी पूछा है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि अब की बार करोड़ों बेरोजगार कौन है इसका जिम्मेदार, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। अब आपको बता दें कि सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल महामारी के शुरू होने से अब तक 97% परिवारों की आय कम हुई है। आज की चौथी बड़ी खबर, सऊदी अरब में बड़ा फैसला तय हुई, मस्जिदों में लाउड स्पीकरों की आवाज़ की लिमिट। आपको बता दें कि सऊदी अरब में लगातार उदारवादी नीतियों को लागू करने में जुटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा फैसला लिया है। अब सऊदी अरब में मस्जिदों के लाउड स्पीकरों की आवाज़ की लिमिट तय करने का फैसला लिया गया है। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों की आवाज़ अब उनकी क्षमता की 1/3 से अधिक नहीं हो सकेगी। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल सिर्फ अजान और इकामत के लिए ही किया जा सकेगा। इस फैसले का बचाव करते हुए सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री ने कहा है कि लाउड स्पीकरों से अधिक शोर होने की तमाम शिकायतें मिली थी, इसके बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि भले ही सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग की छूट से लेकर अब लाउड स्पीकर की आवाज़ तय करने जैसे अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन इससे एक तबके में नाराज़गी भी बढ़ सकती है। दरअसल किंगडम ने इससे पहले 2009 में भी ऐसा फैसला लिया था, लेकिन विरोध होने के चलते उस पर अमल नहीं हो सका था। हालांकि अब जारी आदेश में कहा गया है कि यदि लाउड स्पीकर से तय लिमिट से ज़्यादा शोर होता है तो फिर मस्जिद प्रशासन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस्लामिक मामलों के मंत्री का कहना है कि ये फैसला लोगों के हित में लिया गया है। आज की पांचवी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में कोविड प्रबंधन को लेकर सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने तंज करते हुए कहा है कि जो आदमी ज़मीन से उठकर प्रधानमंत्री बना, उन्हीं मोदी के चुनावी क्षेत्र में वाराणसी में गंगा में लाश तैर रहे हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है। आपको बता दें कि एक टीवी चैनल के साथ बातचीत के क्रम में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर दूसरी लहर के लिए कोई भी तैयारी न करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार झूठ पे झूठ बोले जा रही है। ये झूठ तब जबकि देश में लाशों का अंबार लगता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कोविड-19 से होने वाली मौतों को झूठा करार देते हुए कहा है कि उनके मुताबिक देश भर में 4 से 5 लाख लोग मरे हैं। ये बात तो अनेक अखबारों ने लिखी है कि 2000 लाश तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही निकले हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार पहले तो सोती रही, कहती रही कि हमने कोविड को हरा दिया, लेकिन यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संसद के समक्ष ये दावा किया था कि सरकार कोविड के खिलाफ जंग में कामयाब हो चुकी है। लेकिन ये कैसी कामयाबी का दावा था? एक अंदाजे के हिसाब से 150 के करीब दुकानें हैं, ऐसा बताते हैं कि जिनको 56
तो ये दुकानों को सील किया गया था। 8 तारीख से 8 मई से ये दुकानें सील है। आज 1 जून है, यानी कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुनाह किए थे कि मतलब उनको इस तरह कटघरे में खड़े किया जा रहा है। और एक जैसा घिनौना कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। हमने खुद ने जाकर कलेक्टर साहब से विनती की थी कि साहब इनको जो भी छोटी मोटी फ़ाइन है वो फ़ाइन ले लीजिएगा, ठीक है। इनसे अगर कोई गलती हुई है तो वो उनकी मजबूरी थी कि उनका पेट भरने के लिए, उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों का पेट भरने के लिए उन्होंने ये किया है। लेकिन उसके लिए 1-1 महीना अगर दुकान बंद करके रखेंगे तो ये गलत बात है। आज जब है तो ये लॉकडाउन के अंदर रेस्ट्रिक्शंस किया गया, छोड़ा गया है, तो यहाँ पर लेबर कमीशन ऑफिस के ऊपर यहाँ पर उनको बुलाया गया और यहाँ पर उनको ये बोला गया है कि जिसकी जितनी बड़ी दुकान उसका उतना बड़ा फ़ाइन रहेगा। और जो बताया गया है कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है तो ये फ़ाइन है तो लगाई जाएगी। यानी कि किसी दुकान को 50,000 हो सकती है, किसी को 70,000 हो सकती है, तो किसी को 1 लाख रुपये भी फ़ाइन हो सकती है। मेरा एक सवाल है कि अगर वो दुकान उसने किया है, ठीक है, आप उसके ऊपर फ़ाइन करिएगा, उसको इतने दिन आपने सील करके रखे हैं। इस पीरियड के दौरान ये जो ऑफिस है ये लेबर का ऑफिस है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसके हित को जपना, उसके हित को महफूज रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ अपना अधिकारीपना दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ और अब मुझे, ठीक है, आपके नियम के हिसाब से अगर है, आप नियम के हिसाब से, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके उसमें, लेकिन इस तरह की ये कागजी खाना पूर्ति करना और फिर है तो ये बोलना कि नहीं हम पूरों की हियरिंग लेंगे करके, 200 300 रुपये कमाने वाले लोग, 200 300 रुपये कमाने वाले लोग, उनको 1-1 महीना बंद करके रखना, ये कौन जस्टिफाई करता है इसको? और कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए खड़े रह रहा है? कोई नहीं खड़े रह रहा है। यानी कि वो मजदूर को अगर है तो आज उन्होंने 20,000 रुपये भी अगर उन्होंने दुकानदार वाले को लगा दिए हैं तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, ये इतने बंद पीरियड के दौरान क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कलेक्टर साहब ने दिए हैं या लेबर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है? पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे, हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके जेब से खींच कर निकालना मेरे हिसाब से ये एक दड़बशाही है, ये एक डिक्टेटरशिप के जैसा है, हुक्मशाही है। और मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनती करता हूँ, ठीक है, आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है। पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूँगा। कल तुम्हारे ऊपर भी ये आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा।